हेलो, वेलकम बैक। सो गाइज, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्लास 12th का आई थिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो इसमें कुछ नेम रिएक्शन इंक्लूड होंगी और थोड़ा बहुत हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। ओके, ये सब चीज़ें हमें देखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा हल्के हल्के से हम लोग पढ़ेंगे बेटा। सो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा मीथेन है। मीथेन को जब हम देखो, हेलो एल्केन पहले क्या होता है आपको ये समझना होगा। हेलो एल्केन मतलब हमारे पास ये CH3 है, उसके साथ में एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये मीथेन है। अब अगर हम इस हाइड्रोजन को क्या करें, किसी हैलोजन से रिप्लेस कर दें, तो क्या हो जाएगा, CH3 के साथ में एक X आपका जनरेट हो जाएगा। आप समझ रहे हो? ठीक है, अब ये जो X है ये क्या है, आपका हैलोजन है। अब ये हैलोजन्स क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये सब हमारे जो स्पीशीज हैं ये क्या होते हैं, आपके हेलो एल्केन्स होते हैं। हेलो एल्केन मतलब अगर हम कोई एल्केन ले रही हूँ मैं, है ना, पर अगर मैं हेलो एल्केन की जगह पे, एल्केन की जगह पे एरीन ले लूँ, एरीन मतलब बेंजीन रिंग, तो जैसे कि मैंने बेंजीन रिंग ली, ठीक है, तो बेंजीन रिंग में अगर मैं क्या करूँ, हाइड्रोजन से हैलोजन को रिप्लेस कर दूँ, तो बेसिकली मुझको क्या मिलता है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसके जगह पे वो हैलोजन आके अटैच हो जाएगा। तो अब ये जो चीज़ मेरी बनेगी, दिस इज बेसिकली हेलो एरीन। तो ये मेरी जो चीज़ है बेटा वो क्या है, हेलो एरीन है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स को केमिस्ट्री मतलब जनरली हम कैसे यूज़ करते हैं, है ना, क्या क्या इसका फंडा रहता है। तो बेसिकली जो ब्रोमो क्लोरो ड्राईफ्लोरोमीथेन होते हैं ये एक फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होते हैं। DDT है, एक पेस्टिसाइड है जो कि बैन है। ठीक है, फिर भी लोग यूज़ करते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो बैंड। ओके, कहाँ पे यूज़ होता है, ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ होता है खेतों में। अब हम देखेंगे मेडिसिनल यूज़। तो मेडिसिनली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कहने का मतलब क्या है कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये गोइटर में काम में आता है ना। तो गोइटर इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन थायरॉक्सिन विच कंटेन्स आयोडीन एंड इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट इट, राइट। मलेरिया, हेलोथेन, क्रोमाफिनो। अब ये देखो याद रखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट मैं आपको यूजेस बता रही हूँ कि क्लोरीन एंटीबायोटिक की तरह यूज़ होता है। कहाँ पे, टाइफाइड फीवर वगैरह होगा तो क्लोरमफेनिकॉल एक दवाई है जो कि एक हेलो एल्केन है, जो कि हमारा टाइफाइड फीवर में यूज़ होती है। हेलोथेन इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक, है ना, सर्जरी के दौरान। तो उसमें फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, क्लोरीन होता है। मलेरिया इज़ ट्रीटेड यूजिंग क्लोरोक्वीन, है ना, जो कि एक जिसमें क्लोरीन होगा। तो ये सारे हेलो एल्केन जो होते हैं ये यूजफुल होंगे, काम के होंगे। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स, है ना। हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन को कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम, मतलब कितने हैलोजन उसमें प्रेजेंट है, एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड CX। ठीक है, तो हमारे पास में CX है, इसमें इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है ये चीज़ हमको देखनी होगी थोड़ी सी। ठीक है, फिर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन्स प्रेजेंट हमारे पास क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन होते हैं, मोनो हेलो एरीन होती है, डाई हेलो एल्केन होता है, डाई हेलो एरीन होगी, पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एरीन। कहने का मतलब क्या है कि कितने हैलोजन अटैच्ड है, एक हैलोजन अटैच्ड है मोनो हेलो, दो हैलोजन अटैच्ड है डाई हेलो, तीन हैलोजन है ट्राई हेलो, बहुत सारे हैलोजन अटैच्ड है तो पॉली हेलो कंपाउंड्स। समझ रहे हैं आप? अब हम आगे देखेंगे कि मोनो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं या मोनो हेलो एरीन्स क्या होते हैं। जैसे कि ये एक क्लोरीन लगा हुआ है इसलिए मोनो हेलो हो गया, यहाँ पे एक एरीन है, बेंजीन रिंग है, उस पर एक हैलोजन लगा हुआ है तो ये एक हेलो एरीन हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, आगे अब हम देखेंगे बेटा डाई हेलो एल्केन्स को। तो डाई हेलो एल्केन मतलब क्या, जिसमें दो हैलोजन अटैच्ड है। आप देख रहे हो दो हैलोजन अटैच्ड है, तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितने हैं इसमें, 2। ठीक है, क्योंकि दो हैलोजन अटैच्ड है। अब हम देखेंगे डाई हेलो एरीन्स। डाई हेलो एरीन अगर हम देखेंगे तो एरीन मतलब क्या हो गया, बेंजीन रिंग जिस पे पोजीशन 1, 2। ठीक है, अगर इन दो पोजीशन पे हैलोजन अटैच्ड है तो 1, 2 डाई हेलो। ठीक है, इसको हम ऑर्थो भी कहते हैं। ऑर्थो कहने का मतलब क्या, 1 और 2 पे अगर अटैच्ड है, ये 1, 2 हो गया ऑर्थो, ये 1, 3 है, देखो 1, 2, 3, 1, 3 है तो मेटा। ठीक है, मेटा META, और ये 1, 2, 3, 4, 1, 4 है तो इसको क्या कहते हैं बेटा, पैरा कहते हैं। बस कहने का मतलब क्या है, इसमें कितने हैलोजन हैं, 2 हैलोजन है। डाई हेलो एल्केन्स को फर्दर कैसे क्लासीफाई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, विसिनल एंड जेमिनल डाई हेलाइड्स। मतलब दो कार्बन है, दोनों कार्बन पे ही अगर क्लोरीन या हैलोजन इस तरीके से अटैच्ड है तो उनको हम क्या बोलेंगे,
विसिनल, विसिनल डाइहेलाइड्स है ना, विसिनिटी में। और अगर हमने 2 कार्बन बनाए हैं उसमें एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा दिए हैं तो क्या हो गया ये आपका जेमिनल है ना, जेमिनल एंड विसिनल इस तरीके से हम लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पॉली हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो पॉली हेलो एल्केन्स या पॉली हेलो एरीन बेसिकली क्या होगा, नंबर ऑफ हैलोजन, पॉली हेलो एल्केन मतलब जब हैलोजन का नंबर 2 से ज़्यादा होगा, जब हैलोजन का नंबर क्या होगा 2 से ज़्यादा होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉली हेलो एल्केन या पॉली हेलो एरीन है ना। क्योंकि हमारे पास में CH3 CH एक क्लोरीन एक और क्लोरीन लेट्स से CH2Cl है ना, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं तो ये पॉली हेलो के अंदर आ गया। हमने कोई बेंजीन रिंग ली और उसमें मैंने 1 2 3 क्लोरीन लगा लिए तो ये भी क्या आ गया आपके पॉली हेलो के अंदर आ गए, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा हैलोजन्स अटैच्ड हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे, पॉली हेलो एल्केन्स एंड पॉली हेलो एरीन्स, जैसे कि ये 1 2 3 ट्राई हेलो, 1 2 3 4 टेट्रा हेलो, 4 हेलो अटैच्ड हैं, 4 हैलोजन अटैच्ड हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जो कंपाउंड जिनमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा और उस पे हैलोजन अटैच्ड है वो क्या हो सकता है, एल्काइल हो सकता है, एलाइलिक हो सकता है, बेंजाइलिक हो सकता है। एल्काइल का मतलब क्या हो गया, जैसे CH3 है उस पे अगर कोई हैलोजन अटैच्ड है तो फर्दर कैसा हो सकता है, वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। अगर हम एलाइलिक हैलाइड्स की बात करेंगे तो एलाइलिक का मतलब क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। तो अब अगर मैंने क्या किया, इस कार्बन को देख रहे हो, इस पे मैंने कोई हैलोजन लगा दिया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है मेरा ये पूरा का पूरा एलाइल है और इसके एडजेसेंट कार्बन पे क्या हैलोजन अटैच्ड है तो इसको हम क्या करेंगे, एलाइलिक। बेंजाइल का मतलब क्या हो गया, हमने बेंजीन रिंग बनाई और बेंजीन रिंग के करस्पॉन्डिंग कार्बन बनाया CH2, उस पर मैंने कोई हैलोजन लगाया तो ये जो कार्बन मैंने बनाया है ये क्या हो गया मेरा, ये जो मैंने कार्बन को अटैच किया है ये मेरा कार्बन कैसा हो गया, दिस इज बेसिकली बेंजाइल हैलाइड। ओके, आगे हम चलेंगे और देखेंगे एल्काइल हैलाइड्स फर्दर कैसे होते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किस तरीके से हम इसको देखेंगे, हमारे पास में CH3 है। ठीक है, इस पे मैंने कोई हैलोजन अटैच्ड किया हुआ है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। तो इसको हम बेसिकली किस तरीके से कंसिडर करेंगे ज़रा देखते हैं। हाँ, जैसे हमने CH3 CH2 बनाया और यहाँ पे मैंने हैलोजन लगाया। ठीक है, तो ये जो कार्बन है क्योंकि इस पे एक एल्काइल ग्रुप है तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी। फिर मैंने बनाया CH3 CH एक और CH3 और यहाँ पे मैंने हैलोजन लगाया तो ये जो कार्बन है इस पे मेरे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ये मेरे क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। फिर मैंने बनाया CH3 CH3 उसके साथ में CH3 उसके साथ में मैंने एक हैलोजन लगाया तो मैं क्या कह रही हूँ, जो कार्बन है उस पर मैंने 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिए तो इसलिए मेरा क्या हो गया, टर्शियरी हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है, जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है उसके एडजेसेंट में जो कार्बन है उनमें अगर एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो प्राइमरी, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो सेकेंडरी और 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो टर्शियरी होगा। आगे चलते हैं हैलाइड के ऊपर। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड, मतलब वो मैंने बता दिया, वही चीज़ है। एक बार देख लो स्लाइड, पहली स्लाइड, प्राइमरी सेकेंडरी देखो 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, सेकेंडरी टर्शियरी में देख लो 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो ये हो गया मेरा टर्शियरी। बस इससे ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है। आगे अब हम चलेंगे, अगर मेरा वही sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे हमारा हैलोजन अटैच्ड है, ठीक है, जैसे ये कार्बन है तो ये मेरा क्या होता है, एलाइलिक हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 अटैच्ड है उसके, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH अटैच्ड है और उसके करस्पॉन्डिंग कोई CH2 है और उस पर अगर मैं कोई हैलोजन लगा देती हूँ तो ये जो कार्बन है मेरा ये क्या हो जाएगा, एलाइलिक कहलाएगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, बेंजाइलिक। अभी भी देखा, बेंजाइल मतलब ये जो कार्बन है ना, ये पूरा का पूरा जो है दिस इज योर बेंजाइल ग्रुप। तो इस बेंजाइल पे अगर हैलोजन अटैच्ड है तो क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा या बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा या बेंजाइल व्हाटसोएवर इट इज, इसमें जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे हेलो कंपाउंड जो कि कार्बन sp2 है। देखो ये हम थोड़ा फास्ट लेके इसलिए चल रहे हैं, बहुत बेसिक्स है, इतना बेसिक है कि इसमें तो वैसे टाइम वेस्ट करना बेकार लगता है मुझको, है ना, मतलब बट तुमको अगर ये नहीं पता होगा तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए ये बताना ज़रूरी भी है। पर ये भी मैं मान के चल रही हूँ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुम लोगों से कि तुम सेल्फ रिवाइज ज़रूर करोगे, है ना। सिर्फ इन लेक्चर्स को देख लेते हो, क्वेश्चंस कर लेते हो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। पर अगर काम चोरी करी और स्किप करे लेक्चर्स या कुछ ऐसा किया तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा केमिस्ट्री पार्ट में। ठीक है, चलिए हेलो कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड में क्या हो सकता है, विनाइलिक हो सकता है, एराइलिक। मतलब क्या, जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है
अगर उस पे हैलोजन अटैच्ड है तो हम उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, sp2 कार्बन पे हैलोजन, तो उसको हम विनाइलिक कह सकते हैं या एराइल कह सकते हैं। देखो ध्यान से ज़रा, हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसमें जो ये कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन के पास में एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। और जो चौथा बॉन्ड है, ये ब्लैक से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये क्या पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है ना, तो ये कार्बन कैसा हो गया, sp2 हो गया, और इस पे हैलोजन अटैच्ड है, तो क्या है मेरा एराइल, एराइल हैलाइड, ठीक है। तो एराइल। विनाइलिक का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके साथ में अगर मैंने हैलोजन लगा दिया तो ये जो कार्बन है मेरा, ये क्या है, ये मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विनाइलिक, विनाइलिक एंड एराइल, ठीक। आगे चलते हैं। हाँ ये सब हमें पता है। पोलैरिटी की बात बता रहा है, तो पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे हमको पता है, हमने लास्ट क्लास में भी देखा, कार्बन के साथ में कोई हैलोजन अटैच्ड है, तो यार हमें पता है हैलोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 में है, कार्बन का है ग्रुप नंबर 14 में है, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से, क्योंकि हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मोर टूवर्ड्स हैलोजन जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मोर टूवर्ड्स हैलोजन जाएगी, इस वजह से इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज करेगा, पोलराइजेशन ऑफ CX भी इंक्रीज करेगा, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन और हैलोजन की ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से पोलैरिटी भी ज़्यादा आएगी। कहने का मतलब क्या है, मेरे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो मेरा जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऐसी 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 होगी। तो पोलैरिटी मतलब कार्बन से फ्लोरीन लगा है, कार्बन से ब्रोमीन लगा है, कार्बन से क्लोरीन लगा है, कार्बन से आयोडीन लगा है, तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी कहाँ होगी, पहले में, फिर कहाँ होगी, दूसरे में, फिर कहाँ होगी, तीसरे में, फिर कहाँ होगी, चौथे में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा आएगा उतनी ज़्यादा पोलैरिटी भी होगी, है ना। बॉन्ड लेंथ देखते हैं, तो उसी के हिसाब से बॉन्ड लेंथ भी होगी, है ना। तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि साइज बढ़ता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में, ये तो 9th क्लास में पढ़ा था, ये मत बोलना हमें नहीं आता। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, अगर हम ग्रुप नंबर 17 की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं यार, तो साइज़ बढ़ रहा है ना। क्यों बढ़ेगा साइज़? क्योंकि पीरियड नंबर बढ़ता है, पीरियड नंबर बढ़ेगा तो शेल नंबर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज़ बढ़ेगा। तो आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा, फिर ब्रोमीन का साइज़, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, इस वजह से साइज़ का ऑर्डर है। बहुत ईजी है पर क्वेश्चन आता है। आगे चलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जितनी कम एनर्जी, मैं तुमसे कह रही हूँ, जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उतना वीक बॉन्ड है, उतनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेचर ऑफ CX। अब हमको पता है यार नेचर ऑफ CX क्या मतलब हुआ। नेचर ऑफ CX का मतलब हो गया कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या है। तो यार इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस तो होता ही है, तो बॉन्ड लेंथ का भी होता है। तो डायपोल मूवमेंट का थोड़ा ध्यान रखना। तो डायपोल मूवमेंट का रहता है CH3Cl फिर CH3F Br एंड I। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें कि हम कैसे हेलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे, हल्का हल्का सा देखेंगे। ठीक है, तो फ्री रेडिकल से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमने एल्केन लिया, इसको अगर हमने क्लोरीन और लाइट दिया तो क्या होएगा, हाइड्रोजन की जगह पे आपका हैलोजन आ जाएगा। ठीक है, हैलोजन आ जाएगा। तो इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ये क्वेश्चन हमारे लिए आ सकता है। जैसे कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। और रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन? टर्शरी एल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं एल्काइल हैलाइड को तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स या डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है, इसमें HX दे दें या फिर X2। अब यहाँ ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसमें हमको थोड़े से रूल्स पढ़ने हैं, मार्कोनिकोव रूल्स वगैरह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड किस तरीके से करते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। इस बात को ना भी देखो तो चलेगा, इस बात को देखो। मार्कोनिकोव रूल, मेरे को बस तुम्हें ये बताना था कि मार्कोनिकोव रूल क्या होता है। जैसे मैंने क्या लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको मैं HBr अगर दूँ तो यार मेरे पास में हाइड्रोजन है, मेरे पास में ब्रोमीन है, तो मेरी मर्जी H इधर भेजूँ, Br इधर भेजूँ, या फिर मेरी मर्जी
कि मैं H इधर भेज दूँ और Br इधर भेज दूँ, तो इससे मेरे प्रोडक्ट या तो ये बन सकता है या ये बन सकता है। तो प्रेफरेंशियली कौन सा बनेगा, तो मार्कोनिकोव अंकल बोलते हैं कि ये बनेगा। तो मार्कोनिकोव रूल है क्या, मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि, एक बात ध्यान से सुनना, क्या बोलता है, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तुम्हें बस मेरी बात सुनिए और कुछ नहीं पढ़ना। इसको हाईलाइट करो, ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकोव अंकल क्या कहते हैं, मार्कोनिकोव कहता है कि अगर मैं HBr को ऐड कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। कहने का मतलब क्या, मेरे पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, तो हाइड्रोजन कहाँ आएगा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो फिर ब्रोमीन कहाँ आ जाएगा, जहाँ कम हाइड्रोजन है। बस सिंपल सी बात है। तो इससे मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा CH3 CH CH2, यहाँ पे मेरा जुड़ा कौन, हाइड्रोजन, यहाँ पे मेरा कौन जुड़ा, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये मार्कोनिकोव रूल है। बस ये समझ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं समझा तो गलत होंगे क्वेश्चन फिर। तो ये मार्कोनिकोव रूल है। अब ये वही बताना चाह रहा है, इसको हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एक तो हैलोजिनेशन ऑफ एरीन्स और वाया डाइजोनियम सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एराइल हैलाइड, अभी तक हमने एल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं ये समझा और हमें समझ में भी आ गया, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एराइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो एराइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास बेंजीन है, इसको हमने क्लोरीन दिया, FeCl था, ये वही है जो हमने फील्ड क्लास एसाइलेशन पढ़ा था। FeCl3 है, ऑर्बिटल खाली होता है, क्लोरीन है, इसको ले जाएगा तो क्लोरोनियम आयन बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जाके जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था कल की क्लास में, तो बस वही चीज़ है कि हमारे पास में जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन पे हमको क्या करना है, क्लोरीन अटैच कर देना, बस दैट्स इट, इतनी सी बात है। आगे चलते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इन ESR। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इन ESR, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहती है, क्लोरीन ब्रोमीन की जनरली रहती है। आयोडीन बहुत ही स्लो है और फ्लोरीन बहुत ही फास्ट है, तो जो बहुत ज़्यादा फास्ट है कोरोसिव होगा, प्रॉब्लमैटिक होगा, तो फ्लोरीन भी नहीं करेंगे और आयोडीन भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, मतलब क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस मेथड से। फ्लोरिनेशन नहीं करेंगे, आयोडीनेशन भी नहीं करेंगे। क्यों, फ्लोरिनेशन बहुत स्लो है और आयोडीनेशन बहुत फास्ट, फ्लोरिनेशन बहुत फास्ट है, हाईली रिएक्टिव है, आयोडीनेशन बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो है, इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग हमारी एक बढ़िया सी नेम रिएक्शन भी आती है, उसका नाम है सेंडमेयर्स रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन भी। तो हमारे पास एनिलीन है, यही चैप्टर, यही चीज़ आप अमीन्स चैप्टर में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो मेरे पास में एनिलीन है, तो एनिलीन क्या है, बेंजीन रिंग है, उसके साथ में NH2 अटैच्ड है। तो अगर हम इस एनिलीन को क्या कर दें, NaNO2 दें, ठीक है, और HCl दें, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस दे टेम्परेचर, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, एनिलीनियम आयन मिलेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N विद 1 पॉजिटिव एंड Cl माइनस। ठीक है, साथ में क्या मिलेगा, NaCl एंड वाटर। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एनिलीन है, यहाँ पे क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर टू गिव एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी एंड किसी को कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो सेंडमेयर्स रिएक्शन को हम देखते हैं। अब हम ये वाली बात आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, कैसे बनाता है, NH2 जो है इसको NaNO2 देंगे, सोडियम नाइट्राइट, ये लिख देते हैं थोड़ा तमीज से, NaNO2 HCl। तो ये क्या बनाता है, ये एक्चुअली होनो बनाता है, नाइट्रस एसिड बनाता है, जो कि N2Cl मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस N Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज योर डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेंडमेयर्स रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हमें देखना था। तो एक्चुअली हमारा रिएक्शन शुरू कहाँ से होता है, यहाँ से नहीं है, हमारे पास में एनिलीन था, एनिलीन को हमने क्या दिया, NaNO2 दिया और HCl दिया और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस दिया। तो इससे मुझे क्या मिला, इससे मेरे पास में N ट्रिपल बॉन्ड N विद 1 पॉजिटिव एंड Cl माइनस, ये चीज़ मिली। दिस इज योर एनिलीनियम आयन।
ठीक है, एनिलीनियम आयन मिला। तो मेरे को क्या हुआ, इस जगह, इसकी जगह से मेरे को क्या मिला, क्लोरीन अटैच हो गया यहाँ पे, तो इससे मुझे क्या मिला, क्लोरोबेंजीन मिला और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। सिमिलरली अगर मैं कॉपर ब्रोमाइड लेती हूँ, अभी तो मैंने कॉपर क्लोराइड लिया है, कॉपर ब्रोमाइड लूंगी तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो हुआ क्या कि मैंने एनिलीन लिया, एनिलीन को नाइट्रोसेशन किया, मतलब NaNO2HCl के साथ रिएक्ट किया तो डाइजोनियम सॉल्ट मिला। अब जब मेरा डाइजोनियम सॉल्ट मिला तो इस डाइजोनियम सॉल्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया क्लोरोबेंजीन में और ब्रोमोबेंजीन में। तो ये जो मेरा प्रोडक्शन हुआ इसका एक स्पेसिफिक नाम है सेंडमेयर्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडोबेंजीन कैसे बनाते हैं, तो आयोडोबेंजीन भी सेम तरीका है वही जो पीछे बताया था, बस यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड ले लेंगे, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बना था अभी भी सीखा था, एनिलीन लेंगे, एनिलीन को क्या देंगे NaNO2 और क्या देंगे HCl और क्या देंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, उससे हमें क्या मिलेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट को क्या देंगे KI से क्या मिलेगा, आयोडोबेंजीन। दैट्स इट। आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें इतना ज़्यादा जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा देख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्किन्स। तो पोलैरिटी ऑफ CH बॉन्ड अगर हम देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड अगर बढ़ती है तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी बढ़ता है। तो ये हमारा क्या है, ये मतलब याद ही रख लो सीधा, है ना। वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा इससे जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, पर देखने में क्या जा रहा है कि CI CBr CF CCl, तो बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा और बस यही है, ठीक है। फिर वही है, वॉन डेर वाल्स साइज बढ़ेगा, अगर साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सेम चीज़, सबसे ज़्यादा आयोडीन वाला, फिर ब्रोमीन वाला, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, दैट्स इट, ठीक है। ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, आगे चलेंगे। हाँ, ये ब्रांचिंग वाला, ये इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, मतलब अगर देखो ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे क्या आई, ब्रांचिंग आई एक, यहाँ पे क्या आई, 2 ब्रांचिंग आ गई, है ना। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग आती है उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। देखो सबसे ज़्यादा स्ट्रेट चेन, फिर उससे कम, फिर उससे भी कम, मतलब जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, ये वाली चीज़ हटा देंगे। हेलोएरीन्स की अगर हम बात करते हैं तो हेलोएरीन्स में सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो ऑर्थो वाले का रहता है, फिर मेटा, फिर पैरा, पर ये नियरली सेम है तो इससे आपसे कंक्लूजन नहीं पूछेगा वो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हम हटा देंगे, आगे चलेंगे, डेंसिटी भी नहीं देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे अब सीधा, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या देखना है, हमें देखना है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है। किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और किस तरीके से हम एलिमिनेशन करते हैं, ये चीज़ हमें थोड़ा सा देखना है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने देखा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास में CH3 है, यहाँ पे मेरे पास में हैलोजन है, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच कोई चीज़ ना, तो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन को अटैक करेगा, हैलोजन को एलिमिनेट कर देगा। तो CH3 के ऊपर क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, तो ये जो मैंने किया ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हो सकता है, SN2 हो सकता है, SN1 हो सकता है। अब इसने इतना लंबा चौड़ा बताया है, मैं आपको यहीं बता देती हूँ इसके अंदर कि एक्चुअली है क्या। ध्यान से देखो, अगर हम SN2 की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर की बात करते हैं, तो मेरे पास में इस तरीके से मैंने कुछ लिया, मैं आपको मैकेनिज्म बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा लेट्स से ब्रोमीन है जिसको मैं निकालना चाह रही हूँ। अब इसमें क्या होता है कि जो मेरा बेस होता है, ठीक है, वैसे तो मैं पहले जनरल रिएक्शन लिखती हूँ। लेट्स से मैंने NaOH लिया और इससे मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HCH, H और Br के साथ में OH आ गया, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म में थोड़ा सा फंडा है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि HCH, इससे मैं आपको कहूँगी अगेन थोड़ा NCERT से पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ोगे तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, ब्रोमीन को एलिमिनेट करेगा। तो इससे एक्चुअली होता क्या है कि एक 5 मेंबर्ड की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये ब्रोमीन तो अबाउट टू रिमूव है और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये अबाउट टू अटैच है। इसको मैं डॉट डॉट लिख देती हूँ तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये तो अटैच कर रहा है और वो रिमूव हो रहा है। तो ये हमारी क्या बनी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। पहली बात, ट्रांजिशन स्टेट बनी। अब जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनी तो इसमें से क्या होता है, हमारा ब्रोमाइड एलिमिनेट हो जाता है और अल्टीमेटली मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस तरीके से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या इसमें, अब जो पॉइंट्स है नोटवर्दी, अगर मैं SN2 की बात करती हूँ तो इसके जो नोटवर्दी पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि ये सिंगल स्टेप में होता है।
एक ही स्टेप में हो रहा है। दूसरा, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि रेट जो है वो एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है और आने वाले न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। तीसरी बात है, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। चौथी बात है, इसमें इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन। अगर ये चीज़ मेरी आर कॉन्फ़िगरेशन की है तो ये मेरी एस कॉन्फ़िगरेशन की होगी। इतनी बात याद रखोगे तो आपके लिए SN1 हो जाएगा, SN2 हो जाएगा। SN2 इज दिस। SN1 क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये इसने थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा करके बताया है, इसलिए मैं आपको ये वाला मैकेनिज्म नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। अब हम SN1 पे आएंगे। अब SN1 को भी देख लो इधर। तो क्या है ये, इसका अगर मैं फंड आपको बताती हूँ तो मैं आपको मैकेनिज्म यहाँ लिख देती हूँ। तो सेम चीज़ है, बस यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने RRR ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा ब्रोमीन है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका एक कार्ब कैटायन, ये दिख रहा है, कार्ब कैटायन बनता है। ये फर्स्ट स्टेप है, 2 स्टेप में होता है ये। और सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में होता है कि जो मेरा ये बन गया ना पॉजिटिव चार्ज, इसमें जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है ना, वो फ्रंट से भी आ सकता है और बैक से भी आ सकता है। तो इसलिए मुझे इससे 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो न्यूक्लियोफाइल इधर को आ जाएगा और एक में न्यूक्लियोफाइल इधर को आ जाएगा। तो इसमें मुझे R भी मिलता है और S भी मिलता है। कहने का मतलब क्या, इसमें मुझे रेसमिक मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है? रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। अभी पढ़ा था रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। तो इसमें कंक्लूजन वाले पॉइंट्स क्या है? पहला बात, अगर हम SN1 की बात करेंगे तो ये 2 स्टेप में होता है, ठीक है, 2 स्टेप में होता है। दूसरी बात क्या है, इसमें एक कार्बोकैटायन जनरेट होता है, कार्ब कैटायन जनरेट होता है। तीसरी बात क्या है, यहाँ पर रेसमाइजेशन होता है, ठीक है, रेसमाइजेशन होता है। और चौथी बात क्या है, इसमें क्या हुआ, SN1 में 2 स्टेप में हुआ, कार्ब कैटायन जनरेट हुआ, रेसमाइजेशन हुआ, और क्या हुआ यहाँ पे, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल्काइल हैलाइड के, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। इतनी बातें भी याद रखोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। समझ गए हो ना? चलिए अब हम आएंगे RDS पे, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप होता है जो स्लो होता है। जो स्टेप बहुत स्लो होता है वो क्या होता है, हमारा रेट डिटरमाइनिंग है, ठीक है। ये सब देखने की हमको ज़रूरत नहीं है, वी कैन स्किप ऑल दिस। ये आपको सिंपली मैकेनिज्म बता रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या। ये जो चीज़ हुई है ये SN2 में हुई है। आप देख पा रहे हो ये स्ट्रक्चर कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपका निकल के अलग हो गया, लीविंग ग्रुप। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल है, इधर से भी ये SN1 की बात हो रही है। यहाँ पे ये इधर से भी अटैक कर सकता है, ये इधर से भी, दो तो डायग्रामेटिकली बताना चाह रहे हैं, वही चीज़ है, घुमा फिरा के बता रहे हैं, ठीक है। तो इधर से भी अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है, तो वही बताना चाह रहे हैं कि इसमें 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन हो रहा है, मतलब R भी मिल रहा है, S भी मिल रहा है। तो वो बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्म में बताने की कोशिश हो रही है, ठीक है। हमें ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है। तो SN1 देखो ज़रा, है ना, रिएक्शन देख लो। तो ये मेरे पास में ब्रोमीन अटैच्ड है, तो मैंने क्या किया, ये मेरे को सॉल्वेंट दिया है। अब होगा क्या, Br की जगह पे CH3OH है ना, तो ये CH3O- जाके अटैच कर जाएगा यहाँ, ठीक है। दूसरा इधर देखो, यहाँ पे AgNO3 दिया है, वाटर दिया है, तो यहाँ पे OH आएगा, है ना। तो ये दोनों मिला के OH देंगे, तो Cl की जगह पे OH, एक तो टूवर्ड्स राइट आया, राइट टूवर्ड्स लेफ्ट है। तो SN1 मैकेनिज्म की ये एक्सप्लेन करे जा रही है, ठीक है। अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन बेसिकली क्या करती है, इन एलिमिनेशन रिएक्शन 2 atoms और ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट जनरली रिजल्टिंग इनटू द पाई बॉन्ड। कहने का मतलब क्या है, इसने WX लिखा है, मैं एक छोटे एग्जाम्पल से बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लेट्स से हाइड्रोजन लिया, ठीक है, आई विल मेक इट हाइड्रोजन। नाउ सी, अब क्या है, हमको पता है कि ये मेरा लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप मतलब जो रिमूव हो सकता है। तो मेरा बेस है, बेस मतलब OH-, वो क्या करेगा, वो यहाँ से प्रोटॉन को लेगा, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेगा और हेलोजन को रिमूव कर लेगा। तो अल्टीमेटली मुझे मिला क्या, एक डबल बॉन्ड मिला। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली एल्कीन मिली।
तो अब मेरे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है एलिमिनेशन में, ये हुआ क्या, ये डिहाइड्रो हैलोजनेशन हुआ है। और सिंपल तरीके से मैं आपको अगर बताऊँ ये सब हटा के, तो देखो ज़रा, एक छोटी सी बात है, ये आपने पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मेरा लीविंग ग्रुप है, मैं Lg लिख देती हूँ, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है। तो एक्चुअली जो मेरा बेस है वो क्या करेगा, वो इस प्रोटॉन को लेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ मिली। तो एक्चुअली यहाँ पे मेरे को एल्कीन मिलती है ना। तो एल्कीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता है ना, जेड सेफ प्रोडक्ट। तो मुझे यहाँ पे आपको ये बताना है जेड सेफ प्रोडक्ट क्या होता है, ये हमें थोड़ा देखना है, ठीक है। तो देखो जरा, ये हम अभी देखेंगे, पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी जो मैं बता रही हूँ बस उसको ही करो, जो लिखा है उस पर फोकस मत करना। जस्ट सी, देखो मैंने इस तरीके से कुछ बनाया, ठीक है। यहाँ पे मेरे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ से 2 प्रोडक्ट बना सकती हूँ, ठीक है। ये मैं इसको 1 कह दूंगी और ये मैं इसको 2 सेकेंड कह दूंगी। तो मेरा बेस है OH-, उसने अभी ये वाला प्रोटॉन लिया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दिया, ब्रोमीन एलिमिनेट किया। तो इससे मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा दिखेगा, दिस इज माई ए प्रोडक्ट, ठीक है। अब दूसरे में मैंने क्या किया, मेरा जो OH- है वो गया, इस प्रोटॉन को लिया, बॉन्ड इधर किया, ब्रोमीन को एलिमिनेट किया। तो यहाँ पे जो मुझे प्रोडक्ट मिला वो ऐसा मिला, दिस इज माई प्रोडक्ट नंबर बी। तो जेड सेफ रूल क्या है, जेड सेफ रूल क्या है कि कौन सा एल्कीन मेजर होगा। तो जो एल्कीन में ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, जिस एल्कीन में क्या लगे हैं, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, वो क्या होगा, ज़्यादा मेजर होगा। तो आप इस एल्कीन को ज़रा देखो, ठीक है। इस पे एक एल्काइल ग्रुप लगा, एक और एल्काइल ग्रुप लगा, और एक और एल्काइल ग्रुप लगा, और एक हाइड्रोजन है। तो इसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और अगर आप इस डबल बॉन्ड को देखो तो इस पे यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें 3 लगे हैं। तो मेजर कौन सा हुआ, जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हैं। तो जो मेरा ये वाला प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, मेजर होगा। और इस मेजर क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि ये जेड सेफ रूल के अकॉर्डिंग हुआ। समझ में आया, ठीक है। बस हमको ये समझना है, बाकी ये सब चीज़ों पे हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे हमारे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को। मतलब एरोमेटिक वैसे ये हमने देखा है ना। हमने कल न्यूक्लियोफिलिक नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखा। तो आज हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। ओके, तो कैसा होता है, क्लोरोबेंजीन कैन बी बॉइल्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर डेज विदाउट प्रोड्यूसिंग अ डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ फिनॉल। कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, इसको यहाँ अटैक करना है और क्लोरीन को एलिमिनेट करना है। तो हमारी ये मंशा है कि ऐसा हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो रिंग है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो हाइड्रोक्साइड है ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन इज हैपनिंग। ओके, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पा रहा, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ पे हमें कुछ फंडे लगाने पड़ेंगे। क्या फंडे लगाने पड़ेंगे, हमको यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़ेगा। मतलब अगर हमको ये अच्छी रिएक्शन नहीं होती, अगेन ये तो मैं बता रही हूँ अच्छी रिएक्शन नहीं होती, अगर हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, अगर हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है ना, तो ये रिएक्शन मैं कैसे कर सकती हूँ, ये वाला रिएक्शन मैं कैसे कर सकती हूँ, ये रिएक्शन मैं तभी कर सकती हूँ अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं। मतलब अगर मैं बेंजीन रिंग पे जिस पे ऑलरेडी क्लोरीन लगा हुआ था, या जो भी लीविंग ग्रुप मैं कह देती हूँ उसको लगा हुआ था, इस पे मुझको न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराना है और प्रोडक्ट बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगी, इसको मुझे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करना पड़ेगा।
इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करना पड़ेगा। तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे करूँगी, इसको मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक ही तरीके से कर सकती हूँ। कैसे, अगर मैं इस बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप, COOH ग्रुप, CHO ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप, C डबल बॉन्ड C ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड C ग्रुप, एंड देयर आर मैनी मोर। कोई भी ग्रुप लगा दें जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोक्साइड से अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा। कैसे बनाएगा उसकी हमें ज़रूरत नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई, ओके। तो बस इतनी सी बात है। अब हम आएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। तो यार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था, पर मैं अभी फिर से तुम्हें जल्दी से रिकॉल करा देती हूँ। तो हेलो ग्रुप्स आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स एंड आर डीएक्टिवेटर्स। तुम्हें याद होगा, क्या याद होगा, तुम्हें ये बात याद होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोवेरिन्स। हमने आपको बताया था कि बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगा इस बार, ठीक है। क्लोरीन क्या होता है बेटा, होता तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है पर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है। ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, मतलब हम इलेक्ट्रोफाइल को जाके उस पर अटैच कराने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऑर्थो और पैरा यहाँ पे आने वाला है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर क्लोरोबेंजीन को मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल दे दूँ, जैसे कि मैंने NO2+ दे दिया, तो ये जो मेरा क्लोरोबेंजीन है ये मुझे दो प्रोडक्ट देगा, एक तो पैरा नाइट्रो और एक मुझको देगा ऑर्थो नाइट्रो। अब इनमें से मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला मेजर होगा। क्यों होगा मेजर पैरा वाला, क्योंकि यहाँ पे लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस है। क्या है, लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस है, इसलिए, ठीक है, ओके। तो बस इतनी सी बात है। पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तो हटा देंगे हम इसे, ठीक है। तो ये बात है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। ये चैप्टर प्लीज़ NCERT से एक बार पढ़ लेना। NCERT में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर सॉल्व कर लेना। उसके अलावा जो भी आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है वो मैं करा दूँगी, ओके। टेक केयर।